हेलो लर्नर्स, आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। ज्ञानस्थली क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो यूजीसी नेट पेपर 1 में बहुत सारे मेरे लर्नर्स ऐसे थे जिन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट किया था कि सर कंप्यूटर के बेसिक्स पर एक वीडियो बना दीजिए। तो मैंने सोचा कि एक बेसिक्स पे बहुत ही डिटेल्ड वीडियो बनाता हूँ और इसके लिए ही ये वीडियो आने में थोड़ा लेट हो गया। लेकिन जैसा कि यहाँ पे लिखा है, एक क्लास में ख़त्म, तो बिल्कुल एक क्लास में बिल्कुल बेसिक्स को पूरी तरीके से ख़त्म कर देंगे। और सिर्फ बेसिक्स ही नहीं, इसके साथ साथ बहुत सारे आपके कॉन्सेप्ट्स रिवाइज होने वाले हैं, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स आप सीखने वाले हो। तो ये क्लास जो है वो सबके लिए इम्पॉर्टेंट है, उनके लिए भी इम्पॉर्टेंट है जिनका कंप्यूटर से कोई ताल्लुकात नहीं है और जिनको कंप्यूटर में कुछ भी नहीं आता है, और उनके लिए भी इम्पॉर्टेंट है जिनको कंप्यूटर में बहुत कुछ समझ में आता है। तो बहुत कुछ सीखने वाले हैं आज के क्लास में, बने रहिए इस क्लास में। सबसे पहले लाइक कर दीजिए इस वीडियो को, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, अपने ग्रुप्स में शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करिए। और नीचे कमेंट करके बताइए कि क्या सुधार हमें करना चाहिए या फिर ये क्लास आपको कैसा लगा। जो हमारा री एग्ज़ाम होने वाला है अगस्त सितंबर 2024, इसको हम टारगेट अभी कर रहे हैं। इस वीडियो में मैं जो मेरे लर्नर्स हैं उनको उसी एग्ज़ाम को लेके यहाँ पर बताने वाला हूँ सारी चीज़ें। हमारा मिशन एक ही है, मिशन जेआरएफ, और इसी को लेके आगे बढ़ते हुए इस क्लास को बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर इन वेरी डिटेल। तो सबसे पहले कंप्यूटर क्या है। कंप्यूटर जो है वो एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो क्या करता है, डेटा को प्रोसेस करता है। डेटा प्रोसेस करने का मतलब क्या होता है कि डेटा पहले हमारे पास रॉ होता है, रॉ फॉर्म में। रॉ मतलब क्या, कच्चा। जैसे कोई भी चीज़ होता है ना जिसका रॉ मटेरियल होता है और उसको यूज़ करके हम एक फिनिश्ड गुड बनाते हैं। फॉर एग्जांपल आपका कपड़ा बनता है तो उसके लिए कॉटन का थ्रेड लगता होगा, है ना। कॉटन के थ्रेड से फिर वो कपड़ा बनता है। तो वैसे ही जो डेटा है ना वो रॉ मटेरियल मान के चलिए कंप्यूटर के लिए, और उसको ये कंप्यूटर प्रोसेस करता है। कैसे प्रोसेस करता है, सीपीयू के थ्रू। उसका जो नाम है ना सीपीयू का, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। देखिए यहाँ पर इस पिक्चर में यहाँ पर सीपीयू बना हुआ है। तो ये सीपीयू को ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी कहा जाता है, और इसी के थ्रू ये प्रोसेस करता है डेटा को, और उसके बाद से कोई भी टास्क आप देते हो तो उसको ये परफॉर्म करता है ना। तो कोई भी टास्क को परफॉर्म करना, कोई भी डेटा को प्रोसेस करना, जो भी इसको इंस्ट्रक्शन दिया जाएगा, जो भी इसको जो है हम निर्देश देंगे, उन निर्देशों के आधार पर ये हमारे जो टास्क हैं वो करता है। और इसी को हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं प्रोग्राम, है ना। तो जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है ना, इसको हम प्रोग्राम कहते हैं। अब कंप्यूटर को बहुत ही अलग अलग फील्ड्स में यूज किया जाता है। आज के डेट में तो हर चीज़ में कंप्यूटर है। आप रेस्टोरेंट में जाते हो तो वहाँ पर कई रेस्टोरेंट्स ऐसे आ गए हैं जिनमें टैबलेट्स अवेलेबल हैं। टैब में आप जो है सारा मेन्यू देखते हो, मेन्यू देख के आप डिसाइड करते हो क्या खाना है, वहीं से डायरेक्टली ऑर्डर प्लेस कर सकते हो। मोबाइल फ़ोन एक कंप्यूटर है, क्योंकि मोबाइल फ़ोन आपको पाम कंप्यूटर में आता है ये, है ना। पाम मतलब आपके हाथों में जो फिट हो जाए, ऐसा कंप्यूटर। तो मोबाइल फ़ोन जो आज कर पा रहा है, पहले के ज़माने में बड़े बड़े कंप्यूटर वो काम नहीं कर सकते थे। इसके बाद इनका यूज हॉस्पिटल्स में, इसके बाद स्कूल्स में, एजुकेशन सेक्टर में, बिजनेसेस में, हेल्थ केयर और एंटरटेनमेंट, ये सभी सेक्टर्स में कंप्यूटर का बहुत वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशंस हैं। बहुत सारे इनके व्यापक जो हम कहते हैं कि प्रयोग हैं, अनुप्रयोग हैं, है ना। तो एक बहुत ही वाइड इनका यूज़ केस है, केस सिनेरियो इनका बहुत सारा है। आप रेलवे स्टेशन जाते हो तो वहाँ पर जो टिकट आप लेते हो वो भी एक कंप्यूटर के थ्रू होता है। मेट्रो में आप जाते हो तो वो भी, वहाँ पर भी कंप्यूटर्स का यूज़ है। आप शॉपिंग मॉल में जाते हो तो वहाँ भी बहुत सारे कंप्यूटर का यूज़ है ना। बिलिंग से लेके और जितनी सारी चीज़ें होती हैं। आप घर पे भी कोई एंटरटेनमेंट देख रहे हो, आप अपने लैपटॉप के माध्यम से, वो कंप्यूटर है ना। फिर सारी चीज़ें आजकल कंप्यूटर से जुड़ गई हैं। आप ऑनलाइन टिकट बुक करोगे वो भी कंप्यूटर के माध्यम से होता है। तो कंप्यूटर्स हर जगह हैं। बेसिक्स को समझना क्यों ज़रूरी है, जिनका भी बेसिक्स क्लियर नहीं है उनके लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और साथ ही साथ आपके एग्ज़ाम में कई बार बेसिक से क्वेश्चन आ जाता है। जैसे इस बार आया था इनपुट और आउटपुट डिवाइस से, ठीक है, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस से क्वेश्चन आया था, जिसमें CRT मॉनिटर, इसके बाद से प्लॉटर, है ना, ऐसे ऑप्शन दिए हुए थे। और बहुत सारे मेरे लर्नर्स जो है वो कंफ्यूज हो गए थे कि क्या इसका आंसर होगा, जबकि एक सिंपल सा ये क्वेश्चन था। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से ये सभी चीज़ों को बिल्कुल ही अच्छे से क्लियर करते हुए चलेंगे। हम जानेंगे कंप्यूटर के कंपोनेंट्स के बारे में, इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस के बारे में, और कैसे वो फंक्शन करते हैं, इन सभी चीज़ों को समझेंगे। सबसे पहले हम समझते हैं कि कंप्यूटर्स के कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं, मतलब कौन कौन सा पार्ट होता है। सबसे पहले तो हार्डवेयर, नाम से ही पता चल रहा है, ऐसी चीज़ें जिनको आप देख सकते हो, छू सकते हो, फिजिकल। तो
उन फिजिकल कंपोनेंट्स को जिनको आप अपने हाथों से टच कर सकते हो, फील कर सकते हो, उनको हम हार्डवेयर कहते हैं। जैसे CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो CPU को ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी कहा जाता है। देखिए, अब कभी भी क्वेश्चन आ जाए कि ब्रेन ऑफ कंप्यूटर क्या है, इतना सिंपल, तो याद रखिए CPU होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और ये क्या करता है, जब भी कंप्यूटर में आप कुछ भी टाइप करते हैं, कुछ भी एक्शन परफॉर्म करने के लिए आप इनपुट देते हैं, वो सारी चीज़ें CPU के थ्रू ही होती हैं। तो CPU परफॉर्म्स इंस्ट्रक्शन डिफाइंड बाय सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर जो भी इंस्ट्रक्शन देता है, CPU उसको परफॉर्म करता है। ठीक है। अब अगला चीज़, मेमोरी। मेमोरी में रैम आता है, रोम आता है। आप कहोगे कि हम लोग मेमोरी कहाँ छू पाते हैं? तो जब आप कंप्यूटर के CPU को जब आप ओपन करेंगे, उसमें बहुत सारा जगह दिया होता है जहाँ पर रैम आप अलग से भी फिट कर सकते हो, है ना, रोम आप अलग से फिट कर सकते हो, यानी कि अलग से खरीद के और लगाने का भी सुविधा होता है। और वो कैसे होता है, ये अगर फिजिकल नहीं हुआ तो नहीं हो पाएगा, है ना। तो मेमोरी में क्या होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये टेम्प्रोरी मेमोरी होता है, याद रखिएगा, या वॉलेटाइल मेमोरी भी इसको बोलते हैं, रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम के ही इस्तेमाल से आप अपने मोबाइल में या अपने कंप्यूटर में जो भी टास्क करते हो वो स्मूथली परफॉर्म होते हैं। रैम अगर कम रहेगा तो बहुत सारे मल्टीटास्क एक साथ नहीं होगा, मतलब बहुत सारे टास्क आप एक साथ कंप्लीट नहीं कर सकते हो। तो ये रैम का काम है। वहीं रोम आपके फ़ोटोज़ को, आपके वीडियोज़ को, आपके मेमोरीज जितनी भी हैं वो सारी चीज़ें स्टोर करके रखता है, वो रोम है। जैसे पेन ड्राइव हो गया, जैसे आपका मेमोरी कार्ड हो गया, या फिर आपके इंटरनल मेमोरी जो होती है वो हो गया। तो ये होता है, इसको परमानेंट स्टोरेज कहते हैं और रैम को टेम्प्रोरी स्टोरेज कहते हैं। फिर स्टोरेज डिवाइसेस बहुत सारे आती हैं, जैसे हार्ड ड्राइव। और इसके ऊपर एक क्वेश्चन भी पूछ दिया था कि हार्ड ड्राइव में कोई कंपोनेंट ऐसा होता है जो मूव होता है? तो बिल्कुल, देखिए, हार्ड ड्राइव जो होता है ना, हार्ड ड्राइव ये एक इस तरीके का होता है, ऊपर से आपको दिखेगा नहीं, अंदर में एक डिस्क होता है ना। और ये डिस्क जो होता है ना, वो CD जैसा होता है ना, वैसा ही होता है ये। और ये बहुत तेज़ घूमता है और इससे आवाज़ भी आता है। जब भी आप हार्ड डिस्क लगाओगे अपने कंप्यूटर में, तो उसमें से ये एक फ़ैन घूमने जैसा आवाज़ आता है ना। तो ये इसमें एक मूवेबल पार्ट होता है, तो इसको हम कहते हैं हार्ड ड्राइव। सॉलिड स्टेट ड्राइव होता है SSD, और SSD में मूवेबल पार्ट नहीं होता है, याद रखिएगा। फिर ऑप्टिकल ड्राइव्स आते हैं, जैसे CD, DVD, ब्लूरे। तो पहले के टाइम पे ये चलता था, अभी बहुत कम हो गया CD, DVD वगैरह। तो ये कॉम्पैक्ट डिस्क होता है। और ये जो है लॉन्ग टर्म डेटा स्टोरेज, ये सारे हैं, है ना। हार्ड ड्राइव हो गया, सॉलिड स्टेट ड्राइव हो गया, ऑप्टिकल ड्राइव्स हो गया, मैग्नेटिक टेप्स आते हैं, वो सारे आपके लॉन्ग टर्म डेटा स्टोरेज में आते हैं। फिर आ जाता है हमारा मदरबोर्ड। मदरबोर्ड क्या होता है? मदरबोर्ड में एक सर्किट होता है। आपके मोबाइल में भी आपने सुना होगा कि मदरबोर्ड उड़ गया है। तो मदरबोर्ड का मतलब क्या है? ये सारा सर्किट एक होता है, वो जिससे कि सारी चीज़ें जो है ना वो चलती हैं स्क्रीन पे। और ये जो है मेन सर्किट बोर्ड होता है। और ये जो है, इसमें आप ये समझ सकते हैं कि जितनी भी टास्क आप दे रहे हो कंप्यूटर को परफॉर्म करने के लिए, तो वो मदरबोर्ड के थ्रू होता है। मदरबोर्ड में जैसे CPU का ही एक पार्ट होता है मदरबोर्ड, और बहुत सारे इसमें छोटे छोटे सर्किट्स बने होते हैं। सिलिकॉन का होता है ये, है ना, सिलिकॉन चिप जिसे हम बोलते हैं, है ना। तो वो मदरबोर्ड होता है, ये मेन सर्किट बोर्ड होता है। फिर पावर सप्लाई यूनिट क्या होता है? तो जब जहाँ से आप पावर देते हो, जैसे कोई भी इलेक्ट्रिकल पावर को यूजेबल पावर में बनाता है कंप्यूटर के कंपोनेंट के लिए, उसको हम कहते हैं पावर सप्लाई यूनिट। तो जब हम एक कंप्यूटर में स्विच जब लगाते हैं, और वो स्विच जहाँ पे CPU में और कंप्यूटर में जहाँ से जाके पावर देता है, तो वो जो इलेक्ट्रिकल पावर को कंप्यूटर के कंपोनेंट्स के लिए यूजेबल पावर बना देने वाला यूनिट ही हम पावर सप्लाई यूनिट कहते हैं। तो ये बेसिक चीज़ें आपको पता चल गई, हिंदी में यहाँ पर दिया हुआ है। और याद रखिएगा, हिंदी में कंप्यूटर पढ़ने से कोई मतलब नहीं है, मैं पहले ही आपको बता दे रहा हूँ, क्योंकि कंप्यूटर मैक्सिमम टाइम आपको इंग्लिश के ही सारे टर्म्स मिलेंगे, और हिंदी में आप पढ़ के जाते हो, वहाँ जाके कंफ्यूज हो जाते हो, है ना। सॉफ्टवेयर पे आ जाते हैं हार्डवेयर के बाद। तो सॉफ्टवेयर क्या होता है? जैसे जो भी आप हार्डवेयर को कहने को करते हो, आप समझ लो, वो सॉफ्टवेयर के थ्रू ही हो पाएगा। फॉर एग्जांपल, हार्डवेयर आपका कीबोर्ड हो गया। कीबोर्ड में आपने कुछ भी टाइप किया, और ये टाइप जो है वो कंप्यूटर में कैसे वो टाइप हो रहा है? वो सॉफ्टवेयर के थ्रू टाइप हो रहा है ना। मतलब आपके कीबोर्ड पे टाइप किए गए लैंग्वेज को बाइनरी में कन्वर्ट करके और वो कंप्यूटर को देने वाला जो है वो सॉफ्टवेयर होता है। सॉफ्टवेयर में भी कई तरीके के सॉफ्टवेयर होते हैं। एक तो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है ना, और एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर में जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, है ना, याद रखिएगा, ये यहाँ पर लिखा नहीं हुआ है। सॉफ्टवेयर में एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर और एक होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है? जो भी आपके कंप्यूटर के अंदर जो मेन सॉफ्टवेयर होगा, जैसे
आप जो है मॉडिफाई नहीं कर सकते हो, जो अलग से इंस्टॉल नहीं कर सकते हो, उसी के थ्रू पूरा सिस्टम आपका रन होता है ना। जैसे आप स्टार्ट करते हो कंप्यूटर को, तो जब बूट होता है तो बूटिंग के टाइम पे जो सॉफ्टवेयर काम करता है, फिर इसके अंदर जो भी जैसे विंडोज़ वगैरह जो सॉफ्टवेयर होता है, किसी में लाइनक्स होता है, किसी में मैक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, तो इसको हम सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं। इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत बड़ा एक रोल प्ले करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? द सॉफ्टवेयर दैट मैनेजेस हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज, यानी कि जो सॉफ्टवेयर जो है ना हार्डवेयर को मैनेज करे, आपका पूरा का पूरा जो यूज़र इंटरफेस जो आप देखते हो, जैसे आप देखते हो ना एप्पल के लैपटॉप्स में अलग स्क्रीन पे अलग टाइप के आइकन्स दिखते हैं, अलग टाइप का पूरा यूआई दिखता है। वही अगर विंडोज़ का यूज़ करोगे तो वो अलग दिखता है। फिर विंडोज़ वाले में आप अलग से भी कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर पाते हो, लेकिन मैक ओएस वाले में जो वेरीफाइड सॉफ्टवेयर वही इंस्टॉल हो पाते हैं। तो वो कैसे होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम वैसा बनाया गया है ना। तो विंडोज़, मैक ओएस, लाइनक्स, ये ऑपरेटिंग सिस्टम है अलग अलग। फिर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर अगर देखें तो ऐसे प्रोग्राम्स, ऐसे सॉफ्टवेयर्स जो स्पेसिफिक प्रोग्राम्स के लिए बनाए गए हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास MS पेंट है, तो ये क्या किया है? आपके लिए पेंट के लिए बनाया गया है। फिर MS एक्सेल है, ये एक्सेल सीट्स के लिए बनाया गया है। फिर जो PPT है ना, MS पावर पॉइंट जो आता है, वो आपको पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन वगैरह के लिए बना दिया गया है। फिर मान लीजिए स्पॉटिफाई आप यूज़ करते हैं गाना सुनने के लिए, ये भी एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। मान लीजिए आप जो है वो नेटफ्लिक्स यूज़ करते हैं वीडियो देखने के लिए, तो ये भी एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो ये सारे एप्लीकेशंस हैं, इनमें वेब ब्राउजर्स भी आ सकते हैं, गेम्स भी आ सकते हैं, और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के सारे ऐप्स भी आ सकते हैं। तो बहुत सारे ऐप्स का जो संग्रह होता है ना, जो ग्रुप होता है, उसको हम कहते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। हाँ, इसीलिए एप्लीकेशन का ही शॉर्ट फॉर्म ऐप है। ओके, आई होप कि यहाँ तक आपको सब कुछ क्लियर हो गया हो। अब हम इनपुट डिवाइसेस को देखते हैं। इनसे रिलेटेड क्वेश्चन अभी आपके जो कैंसल्ड एग्ज़ाम है उसमें आया हुआ था। तो इनपुट डिवाइस क्या करता है? ये यूजर्स को अलाउ करता है कि आप कंप्यूटर से इंटरेक्ट करें, हाँ, आप डेटा प्रोवाइड करें, तब जाके वो प्रोसेस होगा। तो इनपुट डिवाइस का मतलब ये होगा, सिंपल आप समझ लो, कि जिस भी चीज़ से आप कंप्यूटर में कुछ इनपुट दे पाओ। अब कंप्यूटर तो ऐसा कुछ है नहीं कि आप जो है वो इसमें कुछ फिजिकली हाथ से कुछ ले जाकर डायरेक्टली कंप्यूटर को दे दो। तो कंप्यूटर में आप कैसे इनपुट दोगे? तो इसके लिए कुछ डिवाइसेस बनाया गया, जैसे कीबोर्ड। आप कीबोर्ड के थ्रू कुछ भी टाइप करते हो, वो कंप्यूटर में टाइप होता है, वो एक इनपुट डिवाइस हो गया। माउस के थ्रू आप क्लिक करते हो, कुछ भी वो टाइप करते हो, या फिर आप माउस के थ्रू कॉपी करते हो, पेस्ट करते हो, कट करते हो, या स्क्रॉल करते हो, वो इनपुट डिवाइस हो गया। फिर टच पैड, जो अभी जो हमारा एग्ज़ाम हुआ था उसमें ये आया था, है ना। तो टच पैड इनपुट डिवाइस है। तो ये क्या होता है? टच सेंसिटिव एरिया होता है, जो कि कर्सर को कंट्रोल करना, जैसे आपके लैपटॉप में होता है ना, इतना बड़ा सा एक यहाँ पर टच पैड बना होता है, और इस पर आप अपने फिंगर्स को मूव करके और किसी चीज़ को सेलेक्ट करते हो, या फिर किसी चीज़ को कट करते हो, पेस्ट करते हो, वो होता है। और इसको लैपटॉप्स में पाया जाता है, जो टच पैड है। फिर स्कैनर होता है, किसी भी चीज़ को आप स्कैन करते हो, वो कंप्यूटर के अंदर भेज देना। तो फॉर एग्जांपल आपका पेपर आया, आपने पेपर फिजिकली ऑफलाइन में आपने पेपर दिया, और उस पेपर को आप स्कैन करके और मुझे भेजना है, तो आपने स्कैन करके मुझे भेजा, तो वो हो जाएगा क्या? स्कैनर के थ्रू। इनपुट डिवाइस हो गया स्कैनर, क्योंकि वो स्कैन कर रहा है और फिर वो कंप्यूटर में भेज रहा है। माइक्रोफोन, जिससे कि ऑडियो कैप्चर होता है। फॉर एग्जांपल मेरी आवाज़ जो आप तक पहुंच रही है, ये एक माइक के थ्रू आ रही है, तो ये माइक भी एक इनपुट डिवाइस हो गया, क्योंकि कंप्यूटर में वो इनपुट दे रहा है। वेब कैम, जिससे वीडियो जो हमारे लैपटॉप में वेब कैम लगा रहता है या कंप्यूटर में, और वो हमारी वीडियो लेकर और कंप्यूटर तक भेजता है। फिर ग्राफिक्स टैबलेट, जो कि मैं अभी यूज़ कर रहा हूँ, जैसे ये सारी चीज़ें लिखने के लिए, आपके स्क्रीन पे जो ये दिख रहा है, ये लिखने के लिए है ना, तो आप कंप्यूटर पे डायरेक्टली लिख सकते हो ग्राफिक्स टैबलेट के थ्रू, ये भी एक इनपुट डिवाइस हो गया। जॉयस्टिक और गेम कंट्रोलर, ये भी एक इनपुट डिवाइस हो गया। इसके थ्रू आप जो है ना, आप गेमिंग को कंट्रोल कर सकते हो, आप गेम खेल सकते हो। फिर बारकोड रीडर होता है, जो कि बारकोड को स्कैन करता है। आप जाते हो कुछ सामान खरीदने, फॉर एग्जांपल आप गए डी मार्ट में, वहाँ से आपने कुछ सामान खरीदा, तो हर सामान पे कुछ ना कुछ एक बारकोड लगा होता है, और एक स्कैनर होता है जो बारकोड स्कैन करता है, और जैसे ही वो स्कैन हुआ तो उसके कंप्यूटर पे कुछ इनपुट आ जाएगा। तो ये भी एक इनपुट डिवाइस हो गया, बारकोड। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, वो इनपुट डिवाइसेस में आ जाती हैं। याद रखिएगा, कीबोर्ड, माउस, टचपैड, स्कैनर, माइक्रोफोन, वेबकैम, ग्राफिक्स टैबलेट, जॉयस्टिक, गेम कंट्रोलर, बारकोड रीडर, मतलब कोई भी ऐसी चीज़ जिससे कुछ इनपुट आप देते हो कंप्यूटर में, वो एक इनपुट डिवाइस हो गया। अब इसमें ये समझाने की ज़रूरत नहीं है, सारी चीज़ें मैंने बता दिया है कि कौन सी चीज़ किस चीज़ के लिए यूज आता है, कौन से डिवाइस को का यूज़ क्या है। अब आउटपुट डिवाइसेस को देखते हैं। तो जो भी चीज़ें हमें
कंप्यूटर से कुछ बाहर की तरफ दें। फॉर एग्जांपल आपने इनपुट डिवाइस से जो भी दिया वो कंप्यूटर को दिया, अब कंप्यूटर प्रोसेस करके डेटा को और आप तक पहुंचाएगा ना, आपको देगा ना, तो जो भी चीज़ें कंप्यूटर के थ्रू आप तक पहुँचे तो उसको आउटपुट डिवाइस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मॉनिटर, मॉनिटर का मतलब क्या होता है, जैसे यहाँ पे देखिए ये वाला जो यूनिट है, ये टीवी की तरह दिख रहा है ना, ये मॉनिटर है, या फिर लैपटॉप का डिस्प्ले मान लीजिए, है ना। तो मॉनिटर जो है वो क्या होता है, विजुअल आउटपुट देता है आपके सामने। जब आप मान के चलो आप कुछ कैलकुलेशन कर रहे हो, आपने लिखा 5 × 3, तो जो 15 आया तो आपको वो दिखा, तो वो कंप्यूटर पे दिखा यानी स्क्रीन पे, और वो स्क्रीन जो है ना वो एक आउटपुट डिवाइस हो गया, क्योंकि उसने एक आउटपुट दिया, आप तक पहुंचाया उसको। तो इसको हम कहते हैं मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है। हाँ, अगर मैं बात करूं कि कहीं आ जाए कि टच स्क्रीन, अगर ऐसा आ जाए कि टच स्क्रीन लैपटॉप क्या है, इनपुट डिवाइस है कि आउटपुट डिवाइस है, तो देखिए एक तो ये आउटपुट डिवाइस भी है क्योंकि इस पर आपको आउटपुट भी मिलेगा और आप टच करके और इसमें इनपुट भी दे सकते हैं, तो मतलब ये इनपुट और आउटपुट दोनों है। ओके, तो आई होप कि अगर ऐसा कुछ आ जाए कि टच स्क्रीन लैपटॉप, तो आप क्लियर कर लो कि हाँ ये इनपुट एंड आउटपुट दोनों है। फिर प्रिंटर, प्रिंटर क्या है, जब भी आप कुछ भी कंप्यूटर में आपके रहता है उसको आप प्रिंट करके और हार्ड कॉपी में चाहते हो, आप चाहते हो आपके पास उसका एक फिजिकल कॉपी, एक हार्ड कॉपी पेपर पे आ जाए, तो वो भी कंप्यूटर से बाहर की तरफ चीज़ें आ रही हैं। तो जो भी चीज़ें याद रखिएगा कि बाहर की तरफ आएँ, जो भी चीज़ें आपको दिखें वो आउटपुट से होता है, तो प्रिंटर भी एक आउटपुट डिवाइस हो गया। स्पीकर से आवाज़ बाहर आता है तो ये भी एक आउटपुट डिवाइस हो गया। हेडफोन से भी आवाज़ आपके कान तक पहुँचता है, वो भी एक आउटपुट डिवाइस हो गया। प्रोजेक्टर से पिक्चर्स या फिर वीडियोस बाहर आते हैं, तो वो प्रोजेक्टर क्या होता है कि ये प्रोजेक्ट करता है लार्ज स्क्रीन या सरफेस पे, जो भी कंप्यूटर का स्क्रीन होगा उसको प्रोजेक्ट। आज के डेट में तो स्मार्ट बोर्ड्स आ गए हैं, लेकिन जब हम लोग स्कूल में पढ़ते थे ना तो वहाँ पे प्रोजेक्टर एक लगा होता था ऊपर में, और ऐसे, और वो प्रोजेक्ट करता था, एक वाइट यहाँ पे स्क्रीन या बोर्ड बना होता था और उसके ऊपर वो प्रोजेक्ट करता था। फिर प्लॉटर, तो ये क्या करता है, ये भी आया हुआ था, है ना, याद रखिएगा, ये भी इस बार एग्जाम में आया था प्लॉटर। तो ये भी एक आउटपुट डिवाइस है। क्या करता है प्लॉटर, ये लार्ज स्केल ग्राफिक्स ड्राइंग्स इनको प्रोड्यूस करता है, जिसको इंजीनियरिंग या डिज़ाइन में यूज़ किया जाता है ना। तो प्लॉटर जो है वो होता है लार्ज स्केल के ग्राफिक्स और ड्राइंग्स को ये आप तक पहुंचाता है, तो ये प्लॉटर हो गया। तो ये सारे आउटपुट डिवाइसेज हो गए। अब आपको ये अंतर समझ में आ गया, ये भेद समझ में आ गया कि इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस में क्या अंतर है। जो भी चीज़ें आप कंप्यूटर को देते हो जिन डिवाइसेज के थ्रू, वो इनपुट डिवाइस, और जिन डिवाइसेज के थ्रू आपको कंप्यूटर कुछ आउटपुट देता है वो आउटपुट डिवाइसेज हो गए। अब आ जाते हैं हम स्टोरेज डिवाइसेज में, यानी कि भंडार करने का जो भी उपकरण भंडारण में काम आए, जो भी स्टोरेज में काम आए। हार्ड डिस्क ड्राइव, HDD, देखिए हार्ड डिस्क ड्राइव, इसमें भी आप अपने फ़ोटोज़ वीडियोज़ को स्टोर कर सकते हो, स्टोरेज डिवाइस हो गया, है ना। देखिए यहाँ लिखा है यूजेज स्पिनिंग डिस्क, मतलब ऐसा डिस्क एक होता है और ये घूमता है ना, स्पिन करता है, और रीड और राइट डेटा का में यूज आता है, मतलब इसमें से डेटा ट्रांसफ़र कर सकते हो आप, इसमें भी डेटा ट्रांसफ़र कर सकते हो, और इसमें से आप डेटा कुछ अगर लेना हो ले भी सकते हो। सॉलिड स्टेट ड्राइव, SSD जो है इसका साइज HDD से छोटा होता है, स्मॉल होता है, ये सब भी याद रखिएगा। स्मॉल इन साइज होता है लेकिन कैपेसिटी ज़्यादा हो सकता है ना, लेकिन महंगा होता है ना, एक्सपेंसिव होता है, याद रखिएगा। जो SSD है वो एक्सपेंसिव होता है हार्ड डिस्क ड्राइव से, और हार्ड डिस्क ड्राइव एक्सपेंसिव होता है, महंगा होता है ऑप्टिकल डिस्क जैसे CD और DVD वगैरह से। CD DVD का ज़्यादा स्टोरेज कैपेसिटी भी नहीं होता है ना, और ब्लूरेज का ये भी मीडिया को स्टोर करने में, डेटा स्टोर करने में हेल्प करते हैं। फिर USB फ्लैश ड्राइव, जो आपका पेन ड्राइव होता है उसको बोलते हैं। ये पोर्टेबल स्टोरेज डिवाइसेज हैं, फ्लैश मेमोरी में यूज़ आते हैं, मतलब ये आप एक तो बहुत छोटे होते हैं और इनका लेकिन कैपेसिटी भी लिमिटेड ही होता है, बहुत ज़्यादा कैपेसिटी नहीं होता है। फिर मेमोरी कार्ड्स का भी सेम है, छोटे होते हैं, पोर्टेबल होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में आसानी रहता है। कैमरा में, फ़ोन्स में और दूसरे पोर्टेबल डिवाइसेज में इनका यूज होता है, लेकिन इनका भी अगर हम देखें तो इनमें भी बहुत ज़्यादा मेमोरी नहीं होता जितना सॉलिड स्टेट ड्राइव और हार्ड डिस्क ड्राइव में होता है। फिर क्लाउड स्टोरेज, ये अभी के टाइम पे बहुत फेमस हो रहा है। तो आपने नाम सुना होगा गूगल ड्राइव का, आपने नाम सुना होगा ड्रॉप बॉक्स का, आपने नाम सुना होगा जियो क्लाउड का। ये सारे क्लाउड स्टोरेज हैं, ऑनलाइन स्टोरेज होता है इसमें, तो आपको फिजिकली कुछ भी ले जाने की ज़रूरत नहीं है। एक पैसा देना होता है, जैसे पर मंथ 200 रुपीज़ लेंगे ये, लेकिन आपको कहीं भी आप एक्सेस कर सकते हो, किसी भी कंप्यूटर में जाके अपने फ़ोटोज़ को, अपने वीडियोज़ को एक्सेस कर सकते हो, ये यहाँ पर एक फ़ायदा होता है। तो ये सारे स्टोरेज डिवाइसेस के टाइप्स हैं।
अब हम बेसिक कंप्यूटर फंक्शंस जो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं एक बार और देख लेते हैं। तो देखिए, किसी भी चीज़ को आप इनपुट देने का मतलब होता है कि डेटा और इंस्ट्रक्शन को इनपुट डिवाइसेज के थ्रू अगर कंप्यूटर रिसीव कर रहा है तो उसको हम इनपुट कहते हैं। फॉर एग्जांपल, आपने कोई कोडिंग किया, कोड लिखा आपने और वो कंप्यूटर तक पहुंचा तो उसको आपने इनपुट किया। आपने अगर कोई लेटर आप लिख रहे हो और वो कंप्यूटर में आप कीबोर्ड के थ्रू टाइप कर रहे हो तो वो इनपुट हुआ। प्रोसेस मतलब कंप्यूटर ने कुछ प्रोसेस किया। फॉर एग्जांपल, आप कोडिंग कर रहे हो तो कोडिंग करते समय आप कोई प्रोग्राम बना रहे हो, कोई सॉफ्टवेयर बना रहे हो, तो कंप्यूटर उसको सीपीयू के थ्रू प्रोसेस करेगा उस ऑपरेशन को। जैसा इंस्ट्रक्शन इसको दिया जाएगा उसको प्रोसेसिंग कहते हैं। स्टोरेज आपको मालूम है, डेटा को सेव करना, कोई भी डेटा हो, चाहे ऑडियो हो, वीडियो हो, चाहे फाइल हो, चाहे किसी भी फॉर्मेट का डेटा हो, तो और या फिर कोई इंस्ट्रक्शन हो जिसको फ्यूचर यूज़ के लिए आप अगर देखना चाहते हो तो स्टोरेज कहते हैं। वहीं आउटपुट के बारे में बात करें तो प्रोवाइडिंग द रिजल्ट्स ऑफ प्रोसेसिंग टू आउटपुट डिवाइसेस, यानी आउटपुट डिवाइसेस के थ्रू अगर कोई आप तक चीज़ें पहुंचती हैं, जैसे प्रिंटर के थ्रू कुछ प्रिंट करके आपने लिया उसको आउटपुट कहेंगे, है ना। स्पीकर के थ्रू आपको कोई साउंड सुनाई दिया उसको आउटपुट कहेंगे। तो ये बेसिक कंप्यूटर फंक्शन होता है। अब कंप्यूटर बहुत अलग अलग टाइप्स के हो सकते हैं। आपने बहुत सारे कंप्यूटर्स के टाइप देखे भी होंगे अपने रियल लाइफ में भी। एक तो डेस्कटॉप कंप्यूटर होते हैं। ये डेस्कटॉप कंप्यूटर जो है ना वो पोर्टेबल नहीं होते हैं या फिर एक जगह से दूसरी जगह ले जाना बहुत मुश्किल होता है। ये स्टेशनरी होते हैं, मतलब आपने टेबल पे रख दिया तो रख दिया। जैसे ये वाला कंप्यूटर नीचे में यहाँ पे बना हुआ है, ये एक डेस्कटॉप कंप्यूटर है। देखिए यहाँ पर एक कीबोर्ड है, एक मॉनिटर है, एक सीपीयू है, एक माउस है। तो ये इसको हम कहते हैं डेस्कटॉप, यानी ये डेस्क पे रखा जाता है। फिर दूसरा आ गया आपके पास लैपटॉप। लैप मतलब क्या होता है? गोद। तो लैपटॉप उसी साइज का लगभग होता है, आप कहीं भी इसको यूज़ कर सकते हो। तो ये पोर्टेबल होता है और इसमें डिस्प्ले, कीबोर्ड और हार्डवेयर सारी चीज़ें एक ही यूनिट में होती हैं, है ना। और ये इसको हम कहते हैं ऐसा ये होता है, आपने देखा ही होगा लैपटॉप, और इसको हम कहते हैं लैपटॉप। एक ही चीज़, यहाँ पे टच पैड होता है। ओके, फिर आता है टैबलेट। टैबलेट पोर्टेबल होता है, टच स्क्रीन बेस्ड होता है, लेकिन इसमें आप इतने सारे फंक्शंस नहीं कर सकते हो जितना आप लैपटॉप में कर सकते हो। फिर भी आज के टैबलेट्स तो बहुत ज़्यादा फंक्शंस कर सकते हैं। अभी एप्पल का एक टैबलेट लॉन्च हुआ है, बहुत एक्सपेंसिव है लेकिन बहुत पावरफुल टैबलेट है। लेकिन सॉफ्टवेयर बनाने वाली जो जितनी भी कंपनीज़ हैं वो उस लेवल का सॉफ्टवेयर अभी टैबलेट्स के लिए बना नहीं पा रही हैं। फिर आ जाता है आपके पास स्मार्टफोन। तो ये पाम टॉप भी से हम कहते हैं, ये हमारे पाम में, हमारे हथेली के अंदर आ जाता है। ये मोबाइल फ़ोन्स हैं और इसमें भी बहुत एडवांस्ड कंप्यूटिंग एबिलिटीज़ होती हैं। और ये इसमें कैमरा से लेके, माइक से लेके, आपके पास स्टोरेज डिवाइस से लेके सीपीयू, सारी चीज़ें आपके हाथ में होता है। तो स्मार्टफोन्स। फिर सर्वर हो गया। तो ऐसे कंप्यूटर्स होते हैं जिनको सर्विस प्रोवाइड करने के लिए एक नेटवर्क पे इनको रखा गया होता है, इसको हम कहते हैं सर्वर। कई बार आप देखते हो, आप टिकट बुक करने जाते हो तो आपने सुना होगा कि सर्वर डाउन है, या फिर बैंक्स में बोलते हैं सर्वर डाउन है। अक्सर सरकारी बैंक में ये सभी चीज़ें होती हैं। तो सर्वर होता क्या है? ये एक रेंज ऑफ कंप्यूटर होता है जिनके थ्रू दूसरे कंप्यूटर्स को सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं उनके पर्सनल सर्वर्स के बेस पे। मेन फ्रेम कंप्यूटर क्या होता है? ये बहुत बड़े और पावरफुल कंप्यूटर होते हैं जिसको बहुत बड़े टास्क, अगर कुछ कंप्यूटिंग टास्क करने हो उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। और सुपर कंप्यूटर नाम से ही पता चलेगा, ये बहुत ही पावरफुल कंप्यूटर्स होते हैं जिनका कॉम्प्लेक्स साइंटिफिक कैलकुलेशंस, बहुत बड़े बड़े साइंटिफिक कैलकुलेशंस करने के लिए यूज़ होता है और इनका साइज़ भी बहुत बड़ा होता है और इनको हम कहते हैं सुपर कंप्यूटर्स। तो बिगेस्ट सुपर कंप्यूटर अगर हम देखें तो वो अभी है यूनाइटेड स्टेट्स के पास, ठीक है, यूएस, और इसको हम कहते हैं फ्रंटियर, है ना। इसका नाम याद रखिएगा, हो सकता है इससे भी क्वेश्चन आ जाए। तो जो बिगेस्ट सुपर कंप्यूटर है वो फ्रंटियर है। ये सबसे पावरफुल कंप्यूटर है। उस फर्स्ट पे फ्रंटियर है, दूसरे पे ऑरोरा है, तीसरे पे ईगल है, चौथा पे फुगाकू है, पाँचवें पे लुमी, छठे पे लियोनार्डो और सातवें पे है समिट। तो ऐसे याद कर सकते हैं, लेकिन सबसे पावरफुल कंप्यूटर है फ्रंटियर, याद रखिएगा, फ्रंटियर, है ना। फ्रंट इससे याद कर सकते हैं, नंबर 1, मतलब जो फ्रंट पे रहता है वही तो नंबर 1 रहता है। तो फ्रंटियर यहाँ पर हिंदी में अवेलेबल है ये सारी चीज़ें। अब नेटवर्किंग के बेसिक्स को समझ लेते हैं। इसलिए मैं बोला था कि ये क्लास बहुत डिटेल होने वाला है, क्योंकि बेसिक्स से लेकर और थोड़ा ऊपर तक इसमें हम पढ़ेंगे। तो लैन, लोकल एरिया नेटवर्क को कहते हैं। ये लिमिटेड एरिया में कुछ कंप्यूटर्स होते हैं जो आपस में कनेक्टेड होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप किसी कंपनी में जाओगे ना, तो एक कंपनी, एक ऑर्गेनाइजेशन के भीतर ये लैन वाली सुविधा होती है। तो सारे कंप्यूटर्स आपस में लिंक होते हैं, तो चीज़ों को लेना, एक सॉफ्टवेयर पर चलाना और चीज़ों को सिक्योर रखने में हेल्प करता है ये लैन, है ना। तो आप देखते हो कि बहुत सारे बड़े बड़े ऑफिसेज होते हैं और ऑफिस में सारे कंप्यूटर एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। तो इसको हम कहते हैं लोकल एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क क्या होता है? वैन।
तो ये थोड़ा ब्रॉड एरिया में जो है वो कवरेज होता है कंप्यूटर्स के नेटवर्क का, और ये मल्टीपल सिटीज़ या मल्टीपल कंट्रीज़ तक हो सकता है ये, तो इसको हम कहते हैं वाइड एरिया नेटवर्क, ये व्यापक तौर पे होता है, ठीक है। तो ये उतना सिक्योर नहीं होता है जितना लोकल एरिया नेटवर्क की सिक्योरिटी होती है, क्योंकि ऑफकोर्स यहाँ पर लिमिटेड अमाउंट ऑफ कंप्यूटर्स होते हैं और आपस में वो जुड़े होते हैं। फिर इंटरनेट, तो नाम से ही पता चल जाता है, इंटरकनेक्टेड नेटवर्क्स, उसको हम कहते हैं इंटरनेट। ये एक वैश्विक नेटवर्क है, एक ग्लोबल नेटवर्क है, जो कि करोड़ों लोगों को, चाहे वो प्राइवेट हैं, चाहे पब्लिक हैं, चाहे एकेडमिक हैं, चाहे बिजनेस हैं, चाहे गवर्नमेंट है, इन सभी चीज़ों को जोड़ता है आपस में और पूरे दुनिया को एक ग्लोबल विलेज बनाने में मदद करता है। गांव के सभी लोग एक दूसरे को जानते हैं, वैसे ही इंटरनेट पे आप ग्लोबल विलेज के तौर पे देखा जा रहा है, क्योंकि आप बैठे हुए यहाँ से अमेरिका में और कनाडा से लेके और नॉर्वे तक किसी से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। चौथा हमारे पास आ जाता है राउटर या रूटर। ये एक ऐसा डिवाइस होता है जो डेटा पैकेट्स को फॉरवर्ड करता है एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर नेटवर्क के बीच में, इसको हम कहते हैं राउटर। तो राउटर्स जो है वो आपके मान के चलो ऐसा एक डिवाइस होता है, और ये जो है वो एक जगह से दूसरे जगह तक डेटा पैकेट्स को ट्रांसफ़र करने में हेल्प करता है। स्विच एक डिवाइस होता है एक नेटवर्क के अंदर में डिवाइसेस को कनेक्ट करना और मैक एड्रेसेस को यूज करके डेटा को फॉरवर्ड करना सही डेस्टिनेशन तक, इसको हम कहते हैं स्विच, है ना। दिस इज़ अ डिवाइस दैट कनेक्ट्स डिवाइसेज विद इन अ नेटवर्क, और मैक एड्रेसेस को क्या करता है, फॉरवर्ड करता है करेक्ट डेस्टिनेशन तक, ताकि कोई भी प्रकार की गड़बड़ी ना हो। बस इतना याद रखिए स्विच से। मॉडेम क्या होता है, तो ये एक ऐसा डिवाइस होता है जो मॉड्यूलेट करता है और डीमॉड्यूलेट करता है सिग्नल्स को, डेटा ट्रांसमिशन को फ़ोन लाइंस में या केबल्स में। मॉडेम से भी रिलेटेड एक क्वेश्चन जो है वो आया हुआ था पेपर 1 जो फर्स्ट शिफ्ट वाले में था उसमें, है ना। तो मॉडेम से आप ये याद रख सकते हैं कि ये मॉड्यूलेट और डीमॉड्यूलेट करता है सिग्नल्स को, तो ये डेटा ट्रांसमिशन में हेल्प करता है फ़ोन लाइंस के ऊपर या केबल्स के ऊपर जो डेटा ट्रांसमिशन होता है। कई बार आप देखते हो ना कि कंप्यूटर्स में एक केबल आगे कनेक्ट होता है और ये केबल के थ्रू इंटरनेट का यूज़ कर पाते हैं, तो वो मॉडेम के थ्रू ही पॉसिबल हो पाता है। तो एक मॉड्यूलेशन डिवाइस होता है। हिंदी में ये सारी चीज़ें अवेलेबल यहाँ पर मैंने कराई हुई हैं। अब कंप्यूटर सिक्योरिटी के बारे में देख लेते हैं। तो देखिए, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर होता है। ये क्या होता है, ये ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं ना जो डिटेक्ट करते हैं किसी ने अटैक कर दिया, मालवेयर अटैक कर दिया, या फिर किसी ने वायरस छोड़ दिया और आपके कंप्यूटर में वायरस ना आ जाए, आपके सारे जो सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है उसको ले ना जाए, इसके लिए एंटीवायरस का यूज किया जाता है ना। तो ये एक ऐसा प्रोग्राम होता है जो डिटेक्ट करता है और रिमूव करता है मैलिशियस सॉफ्टवेयर को, ऐसे सॉफ्टवेयर जिससे आपको और आपके कंप्यूटर को नुकसान पहुंच सकता है। फायरवॉल क्या होता है, तो देखिए ये मॉनिटर करता है और कंट्रोल करता है इनकमिंग और आउटगोइंग नेटवर्क को ट्रैफिक के बेसिस पे, ताकि सिक्योरिटी बनी रहे। तो एक तौर पे आप ऐसा देख सकते हैं कि ये आपका घर है और इसके बगल में आपने एक ऐसा वॉल बना दिया कि इसमें बहुत, माने नाम से ही पता चल रहा है फायरवॉल, तो इसमें जो है बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी है और इसको ब्रीच करना बहुत मुश्किल होता है। तो आपके घर तक पहुंचने के लिए इस दीवार को तोड़ना पड़ेगा, और ये दीवार में मान लो कि बहुत सारा बॉम्ब लगा हुआ है, तो कोई दीवार तोड़ेगा तो बॉम्ब ब्लास्ट हो जाएगा, फिर वो पता चल जाएगा, आप अपने आप को सिक्योर कर लोगे। तो इसलिए फायरवॉल्स ऐसे ही कंप्यूटर्स के लिए काम करते हैं। तो कोई भी अगर अटैक करता है आपके कंप्यूटर पे, तो वो फायरवॉल अगर लगा होगा तो उसके लिए बहुत मुश्किल होगा इसको क्रैक करना। फिर एनक्रिप्शन, तो आपने व्हाट्सएप में भी देखा होगा, बहुत सारे आजकल मैसेजिंग ऐप में लिखा होता है एंड टू एंड एनक्रिप्टेड। तो एनक्रिप्शन का मतलब आप ये समझ लो कि एक तरीके से लॉक, है ना। तो जो चीज़ें जहाँ तक पहुँचानी है वहीं तक वो पहुँचेंगी। दो लोगों के पास जो है वो पासवर्ड होता है ना। एक आपके पास पासवर्ड होगा और एक जिसके पास आप भेज रहे हो उसके पास पासवर्ड होगा। मतलब मैं एक इमेजिनरी सिचुएशन बता रहा हूँ। फॉर एग्जांपल आपने मैसेज किसी को किया हाय, तो अब बीच में ये जितने लोग हैं, जैसे इंटरनेट के थ्रू ये जाएगा तो बीच में कोई भी इस मैसेज को हाय नहीं पढ़ सकता है, क्योंकि ये अलग लैंग्वेज में कोडिंग रहता है और इनके कंप्यूटर में आके ये डिकोड हो जाता है और फिर इनको भी हाय दिख जाएगा, लेकिन बीच में ये कुछ और ही दिखेगा। इसको हम कहते हैं एनक्रिप्शन। तो ये प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग डेटा इनटू अ कोड, मतलब कोई भी डेटा है, कोई भी जैसे फोटो आप भेज रहे हो, कुछ भी भेज रहे हो, उसको एक कोड में कन्वर्ट कर देता है ताकि अनऑथोराइज्ड एक्सेस ना हो। मतलब ऐसे लोग जिनको वो चीज़ें नहीं देखनी चाहिए वो नहीं देखेंगे, मतलब जिसको अथॉरिटी नहीं है वो नहीं देख सकता है, इसलिए इसको हम कहते हैं एनक्रिप्शन, एनक्रिप्टेड होता है ये। पासवर्ड्स आपको पता ही है, कुछ वर्ड्स, फ्रेजेस या फिर नंबर्स, लेटर्स का यूज करके, और आप अगर एक्सेस गेन कर पा रहे हैं तो उसको पासवर्ड कहते हैं। ये भी सिक्योरिटी में हेल्प करता है। और बैकअप अगर आप कर ले तो इसका मतलब क्या होता है,
आप अपने डेटा को कॉपी कर चुके हो कहीं, ताकि अगर डेटा लॉस हो जाता है, आपका डेटा कहीं ख़त्म हो जाता है, कुछ प्रॉब्लम आ गया और आपका डेटा खो गया, तो आपके पास वो डेटा अवेलेबल हो, कम से कम रिस्टोर कर सको उस डेटा को, उसको हम कहते हैं बैकअप। तो आई होप कि ये सारे बेसिक्स आपके आज क्लियर हो गए हों कंप्यूटर से रिलेटेड। तो हमने आज देखा सबसे पहले कि भाई कंप्यूटर क्या होता है। कंप्यूटर जो है वो एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है ना, और जो रॉ डेटा को प्रोसेस करके और रिजल्ट देता है। फिर हमने देखा कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर, कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं। हमने देखा हार्डवेयर को, हमने देखा सॉफ्टवेयर को। अब सॉफ्टवेयर में भी हमने सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर देखा, हार्डवेयर में भी हमने बहुत सारी चीज़ें देखा। फिर हमने देखा इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, है ना, और इसके अलावा हमने जो है सिक्योरिटी से रिलेटेड चीज़ें देखी। तो सारे बेसिक्स जो है वो कंप्यूटर के आई होप कि आज आपके क्लियर हो गए हों और इस आधे घंटे के वीडियो में आपको बहुत हेल्प मिला हो। तो चलिए मैं मिलता हूँ आपसे ऐसे ही किसी बहुत ही इन्फॉर्मेटिव और बहुत ही आपके काम की वीडियो के साथ। इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, अपने दोस्तों से अपने ग्रुप्स में शेयर करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब जरूर करिएगा चैनल को, और टेलीग्राम पे ज्ञानस्थली क्लासेस को जरूर फॉलो करिए। आप डायरेक्टली जाके सर्च कर सकते हैं ज्ञानस्थली क्लासेस, और लगभग 9200 वहाँ पे फॉलोअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं। तो आप भी ज़रूर सब्सक्राइब करिए, और वहाँ पे हम बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, क्वेश्चंस और बहुत सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड करते रहते हैं। इस वीडियो में यहीं तक, मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में। टिल देन आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए। नमस्कार।